हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे इम्परफेक्शंस। दो टाइप के डिफेक्ट्स, दो टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स हमने किए थे। एक किया था हमने स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरे किए थे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तीसरे टाइप के जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। तो आज हम बात करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कब होते हैं, कब क्रिएट किए जाते हैं सॉलिड्स में? व्हेन सम फॉरेन एटम्स ऑक्युपाई द लैटिस साइट ऑफ द होस्ट एटम। मतलब जो होस्ट एटम है, जो क्रिस्टल है, उसकी लैटिस साइट पर यदि कुछ फॉरेन एटम्स आ जाते हैं तब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट सॉलिड्स में अराइज होता है। अब ये जो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है, क्या ये खुद ही क्रिएट हो जाता है या हमें कुछ बाहर से इम्प्यूरिटी ऐड करनी होती है? यस, इन होस्ट क्रिस्टल में जब हम बाहर से कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम इम्प्यूरिटीज टू द होस्ट क्रिस्टल is called as a doping। हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से। पहले हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कैसे होते हैं और फिर हम बात करेंगे कोवलेंट सॉलिड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट तब क्रिएट हो सकते हैं यदि इम्प्यूरिटी आयन आर इन ए डिफरेंट वैलेंस स्टेट देन द होस्ट आयन, यानी तब वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सोडियम क्लोराइड डोप्ड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड आपका होस्ट क्रिस्टल है, उसमें आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड इंप्योरिटी ऐड की है। अब यहां पर जो लैटिस साइट्स हैं वहां सोडियम आयंस हैं और इंप्योरिटी आयंस आपने ऐड किए हैं स्ट्रोंशियम आयन। इसलिए हर एक स्ट्रोंशियम आयन के इंट्रोडक्शन पर दो सोडियम आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ देंगे टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। अब जब दो लैटिस साइट से, सपोज हम यहां एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं इसको, ये सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इस टाइप से हमारे पास ये लैटिस साइट है। इस तरह से समझना इसको थोड़ा आसान हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये हमारा एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस है। अब जब एक स्ट्रोंशियम आयन की डोपिंग की जाती है तो दो सोडियम आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ देते हैं, यानी 2+ चार्ज कम हो गया और एक स्ट्रोंशियम आयन हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो उन दोनों साइट में से किसी एक साइट पर स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है, यानी वन ऑफ द लैटिस साइट ऑफ द होस्ट आयन is occupied by the strontium ion, that is impurity ion, so that the neutrality is maintained. So vacancy is created. Due to this vacancy, यानी इस वैकेंसी की वजह से आप क्या कहेंगे कि होल क्रिएट हो गया। नाउ इस होल की जगह पर अब सोडियम आयन दूसरी लैटिस साइट से मूव करके यहां आता है, यहां पर होल क्रिएट हो जाता है। फिर सोडियम आयन किसी दूसरी साइड से वहां पहुंचता है, वहां होल क्रिएट हो जाता है, यानी मूवमेंट ऑफ होल टेक प्लेस। एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस होल द क्रिस्टल स्टार्ट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आयनिक सॉलिड्स में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। अब एनसीईआरटी में
इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो हम लोग साथ ही करना चाहेंगे। स्टेटमेंट है, इफ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। हमें कैटायन वैकेंसीज की कंसंट्रेशन बतानी है। 10⁻³ मोल परसेंट का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास 100 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो उसमें 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के हैं, यानी 100 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड। कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ हमने डोप किया है? 10⁻³ मोल। और यदि 1 मोल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का होगा तो उसको कितने के साथ, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ हम डोप करेंगे? 10⁻³ / 100, यानी ये आ जाएगा 10⁻⁵ मोल। अब 10⁻⁵ मोल, 1 मोल सोडियम क्लोराइड के यदि हम लेंगे तो उसमें हम 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड का मतलब ये हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए स्ट्रोंशियम क्लोराइड के? 10⁻⁵ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻18। यानी 1 मोल, 1 स्ट्रोंशियम आयन इंट्रोड्यूस करने पर, यहां से बिल्कुल क्लियर है, 1 स्ट्रोंशियम आयन इंट्रोड्यूस होने पर 1 कैटायन वैकेंसी क्रिएट होती है। तो इसलिए जब हम इतने मोल, इतने स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो कितनी कैटायन वैकेंसीज प्रोड्यूस हो जाएगी? दिस मच। यानी कैटायन वैकेंसीज कितनी हो जाएंगी? 6.02 इंटू 10⁻18। अब हम बात करेंगे इंप्योरिटी इफेक्ट्स इन कोवलेंट सॉलिड्स। हमें पता है कि जो 14th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि हम सिलिकॉन की बात करें, सपोज जर्मेनियम की हम बात करें, तो आउटर मोस्ट में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने साथ वाले जर्मेनियम के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। लेकिन यदि हम इनमें 13th ग्रुप का एलिमेंट या 15th ग्रुप एलिमेंट डोप करें, 13th ग्रुप एलिमेंट कौन से? यदि हम 13th की बात करें, 13th कौन से? बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, हेलियम। 15th ग्रुप फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक्सेट्रा। यदि हम 15th ग्रुप से डोप करते हैं, सपोज हमने 15th ग्रुप यानी फास्फोरस से इसको डोप कर दिया, तो यहां फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 4 तो इस फास्फोरस के यूज हो गए 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री। ये कब हुआ? जब हमने 14th ग्रुप एलिमेंट को, जो परफेक्ट इंसुलेटर था, उसके अंदर हमने 15th ग्रुप एलिमेंट को डोप किया है। तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इंसुलेटर नाउ स्टार्ट्स टू कंडक्ट करंट। ये अब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ये पहले इंसुलेटर था, अब क्या बन जाता है? सेमीकंडक्टर बन जाता है। किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहां से आप ध्यान रख सकते हैं। देन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड। एन टाइप कब? जब आपने 14th ग्रुप में 15th ग्रुप एलिमेंट को डोप किया है। नाउ अब देखते हैं कि 14th ग्रुप एलिमेंट में यदि हम किसी 13th ग्रुप एलिमेंट को डोप करते हैं, सपोज हमने एल्यूमिनियम को डोप किया है।
एल्यूमिनियम जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो साथ वाले जर्मेनियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना गए, लेकिन एक लोकेशन वेकेंट रह गई। ड्यू टू दिस वैकेंसी होल इज क्रिएटेड। नाउ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस होल the crystal starts to conduct electricity due to the movement of the hole। कब हुआ ये? जब आपने 14th ग्रुप को 13th ग्रुप एलिमेंट से डोप किया। अब होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज की कमी, लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज। लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज यानी होल। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर फिर कौन सा बनेगा? हम इसको कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एग्जाम में जनरली 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस व्हेन सपोज जर्मेनियम इज डोप्ड विद इंडियम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 13 से या 15 से। यदि हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें, पहले सेमीकंडक्टर्स की हम थोड़ा और बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स को बेसिकली हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जब इंसुलेटर सेमीकंडक्टर बनता है, थर्मल डिफेक्ट की वजह से आप कह सकते हैं, या हीटिंग की वजह से जब इंसुलेटर सेमीकंडक्टर बनता है, तब हम उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और जब कुछ इंप्योरिटीज ऐड करने पर कोई इंसुलेटर सेमीकंडक्टर बनता है, देन दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बाहर से कुछ इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो ये जो हमने पढ़े हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स, जिसमें हमने इंप्योरिटी डोप की है, तब वो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर बना है। उस केस में हम जो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होंगे वो कौन से होंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होंगे। यानी जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। यदि हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें, पी टाइप और एन टाइप से एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें, तो पी टाइप और एन टाइप से डायोड्स बनते हैं, डायोड्स। और डायोड्स को कहां हम यूज करते हैं? एज एन रेक्टिफायर। दे आर यूज्ड एज एन रेक्टिफायर। इसी तरह से इनसे ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, जैसे एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दे आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। तो इस टाइप से इनके यूसेस भी हमें थोड़े पता होने चाहिए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, व्हाट आर द 12-16 कंपाउंड्स और 13-15 कंपाउंड्स? Actually 12 stand for the 12th group and 16 stand for the 16th group। ऐसे कंपाउंड्स जो 12th ग्रुप एलिमेंट और 16th ग्रुप एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बनते हैं, उनको हम 12-16 कंपाउंड्स बोलते हैं। 12 जैसे जिंक है, 12th ग्रुप का है, सल्फर 16th ग्रुप का है, तो जिंक सल्फाइड 12-16 टाइप का कंपाउंड हुआ। इसी तरह से जिंक सिलिनॉइड है, सिलीनियम ये भी सल्फर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये कौन सा हुआ?
12 16 ग्रुप का कंपाउंड हुआ। इसी तरह से यदि हम 13th 15th कंपाउंड की बात करें, 13 में जैसे एल्युमिनियम है, आर्सेनिक है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट हुआ? ये किस टाइप का कंपाउंड हुआ? 13 15 टाइप का कंपाउंड हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड सॉलिड्स को 3 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे सब्सटेंस अपने में से करंट पास होने नहीं देते हैं? करंट तो पास होने देते हैं, बट उनकी जो कंडक्टिविटी का जो रेंज है वो बहुत कम होती है। उसी पर बेस्ड कंडक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी, ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁴ से 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर के बीच में लाई करती है, उनको हम कंडक्टर्स कहेंगे। कंडक्टर्स को हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स, as the name suggests, metals, concerned with the metals। और मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर्स अपने सॉलिड स्टेट में भी और जब मोल्टन स्टेट में होते हैं तब भी अपने में से करंट पास होने देते हैं। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, या जिनको सिंपली हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। इनमें जो कंडक्शन का कारण होता है वो होते हैं आयंस। आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट कंडक्ट होता है। लेकिन जब ये सब्सटेंसेस अपनी मोल्टन स्टेट में होते हैं या अपनी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तभी इनके आयंस फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, तभी ये करंट कंडक्ट करते हैं। इसलिए इनको हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। दूसरे टाइप के सॉलिड्स होते हैं इंसुलेटर्स, जो अपने में से करंट पास होने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने अभी कहा कि करंट पास होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। दैट इज लाइज इन बिटवीन 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी, जिन सॉलिड्स की कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर के बीच में लाई करती है, उनको हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई सब्सटेंस मेटल, कोई सब्सटेंस कंडक्टर, कोई इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर क्यों है? This can be explained on the basis of a new concept, that is band theory। ये हम बैंड थ्योरी के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं। तो इसमें भी, मेटल्स में भी, जो मेटल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे विल फॉर्म बैंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? बैंड फॉर्म करते हैं। अब सपोज यदि मैं लिथियम का एग्जांपल लूं, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल कितना है इसका? 2s1। तो लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से
जो फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दोज विल फॉर्म द वैलेंस बैंड। उनके बैंड को हम क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे। और जो एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो जो बैंड क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड। उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड कहेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, दैट इज व्हाई द लिथियम कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए ये करंट कंडक्ट करता है। यदि हम बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, इसका तो वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तब इसका एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां बनेगा? कंडक्शन बैंड तो इसका फिर होगा ही नहीं। यदि कंडक्शन बैंड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करेगा। इसलिए ये तो पुअर कंडक्टर होना चाहिए, बट ये तो लिथियम से भी गुड कंडक्टर है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज इट विल आल्सो हैव the 2p0. It will also have the 2p0. In case of beryllium, 2s will form the valence band, that is filled molecular orbitals, वो valence band form करते हैं, और जो 2p है, that will form the conduction band. So the electron can easily move from valence to the conduction band, and so it act as a good conductor. अब हम इसी वैलेंस और कंडक्शन बैंड से समझेंगे कि कोई सॉलिड कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर क्यों है। ये जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड जो फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनता है, और कंडक्शन बैंड, इनमें कुछ गैप होता है, और इस गैप को हम फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। जिन सॉलिड्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, दे विल एक्ट एज अ कंडक्टर्स। इजिली मूव कर जाते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, वो कंडक्टर्स होंगे। और जिनमें ये फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, दोज विल एक्ट एज एन इंसुलेटर्स। और यदि ये फॉरबिडन गैप बहुत कम है, सो दैट बाय हीटिंग या किसी और एक्शन से इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम valence to the conduction band, then those will act as a semiconductors. तब ये सेमीकंडक्टर्स बन जाएंगे। तो क्या हीटिंग के इफेक्ट से सभी की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है? ये हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स की यदि हम बात करें, सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप कम होता है, इसलिए जब हीट किया जाता है या टेम्परेचर राइज किया जाता है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजी हो जाता है। यानी सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है। यदि इसकी बढ़ती है तो क्या कंडक्टर्स की भी कंडक्टिविटी बढ़ती है? इसमें तो कोई गैप नहीं है। नो, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेटल्स यानी जो कंडक्टर्स होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है। उसका कारण क्या है कि जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, दे स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, एंड दे विल प्रोवाइड हिंड्रेंस
टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रुकावट डालते हैं, उसको रोकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो ये था सारा बैंड थ्योरी के बेस पर हमने एक्सप्लेन किया कि कोई सॉलिड कंडक्टर, कोई सॉलिड इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर क्यों है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। तब तक ये जो टॉपिक हो चुके हैं इनकी अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।